बजट आ चुका है दोस्तों। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मुझे इस साल भी लगा था कि निर्मला दादी आएगी और हम सबका बटवा चुरा के लेके जाएगी और वही हम टैक्स स्लैब को लेकर आर करते रहेंगे। पर अचानक से निर्मला दादी 1 फरवरी को अलादीन की चिराग से निकली और बोली, I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. 12 लाख तक 0 रुपीज टैक्स, फ्री फ्री फ्री। बस इतना सुनते ही मेरे को ऐसा लगा कि दादी ने उसकी सारी जायदाद मेरे बापू से पहले मेरे नाम कर दी है। खैर, पर आपको पता है कि हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर ने जो टैक्स माफ किया है, इसकी वजह से हमारे सरकार की तिजोरी पे कितने का फटका बैठने वाला है? 1 लाख करोड़, यानी कि 1 करोड़, वो भी 1 लाख बार। बस 1 करोड़ से मैं पुणे में अपना मनपसंद 2 BHK का फ्लैट ले सकता हूँ। तो सोचो 1 लाख करोड़ का इस्तेमाल करके सरकार क्या कुछ नहीं कर सकती थी। और सरकार ने ये अनाउंस भी कब किया? जब सरकार खुद फिजिकल डेफिसिट में ऑपरेट कर रही है। अब ये तो ऑब्वियस है कि इतना सारा पैसा हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर खुद के जेब से तो डालेंगी नहीं, तो ये सारा पैसा आएगा कहाँ से? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, हमारी सरकार पैसा कहाँ से कमाती है, और अगर सोचो कि हमें टैक्स कंसेशन नहीं मिलता तो ये 1 लाख करोड़ सरकार कहाँ इन्वेस्ट कर सकती थी। गवर्नमेंट ने इससे पहले डेफिसिट कंट्रोल में रखने के लिए कहाँ से पैसे उठाए हैं, और अब जब हमें सरकार ये कंसेशन दे रही है तब ये सारा पैसा वो वापस कहाँ से कमाएगी? आइए जानते हैं इस वाली वीडियो में। Finance Minister's Budget 2025 brings significant tax relief. But like the finance minister said, the goal is to reduce the tax burden on the middle class of India. Live session was presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman. और जो 12 लाख तक की ऊपर कमाई है, 12 लाख तक की, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब तक शायद वो 8 लाख या 9 लाख की सीमा थी। Why is the finance minister silent on corporate taxes? These corporates, they get billions and billions dollars of subsidies. सबसे पहले बात करते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। इसका सीधा ट्रांसलेशन है राजकोषीय घाटा, यानी कि सरकार की कमाई और उसके खर्चे के बीच का अंतर। जब सरकार का टोटल खर्चा टोटल कमाई से ज्यादा होता है तो इसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, और जब सरकार की टोटल कमाई टोटल खर्चे से ज्यादा होती है तब इसे फिस्कल सरप्लस कहते हैं, यानी कि राजकोषीय अधिवेश। वैसे इंडिपेंडेंस के बाद 1951 और 52 ये अकेला ऐसा साल है जब हमने हमारा बजट सरप्लस में रखा है। फिस्कल डेफिसिट को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो अगर भारत सरकार का टोटल खर्चा 100 रुपए है और सरकार की टोटल कमाई बस 90 रुपए है, तो इस केस में सरकार 10 रुपए के फिस्कल डेफिसिट में होगा। और मान लो भारत का जीडीपी 1000 रुपए है, तो ये डेफिसिट जीडीपी के 1% का होगा, यानी कि जितना सरकार कमा रही है उससे 10 रुपए ज्यादा सरकार खर्च कर रही है। अब ये एक्स्ट्रा पैसा कवर करने के लिए या तो सरकार उधार ले सकती है या फिर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नए तरीके ढूंढ सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 के लिए हमारा टोटल खर्चा 47 लाख करोड़ का था, जबकि हमारी कमाई बस 31 लाख करोड़ की है, यानी कि हमारा इस साल के लिए फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 4.9% का था। वही इस साल के लिए एस्टिमेट किया जा रहा है कि हमारा टोटल खर्चा 50 लाख करोड़ के आसपास का होगा और हमारी कमाई 34 लाख करोड़ के आसपास की होगी, यानी कि इस साल के लिए हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.4% ऑफ जीडीपी का होगा, जो कि अच्छी बात है। पर हम फिलहाल अभी भी फिस्कल डेफिसिट में ही ऑपरेट कर रहे हैं। ये सारा पैसा मेनली 3 जगहों से आता है, जो कि हम और आप जैसे लोग सरकार को देते हैं। ये टैक्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स, जो कि आप और हम जैसे लोग सरकार को हमारी सैलरी से या फिर बिजनेस के प्रॉफिट से देते हैं या फिर देते थे। अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल ब्रैकेट में आती है तो आपको इनकम टैक्स देना जरूरी है। इसी डायरेक्ट इनकम टैक्स से सरकार ने खुद के लिए 1 लाख का फटका खाया है, जिसकी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इसी तरीके से कंपनीज भी अपनी अर्निंग्स का कुछ पैसा एज अ कॉर्पोरेट टैक्स सरकार को देती है, और ये कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स मिलकर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी सरकार को एज ए इनकम चला जाता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो हम शॉपिंग करते वक्त सरकार को दे रहे होते हैं, जैसे कि जीएसटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी हो गई एंड एक्सेट्रा। मान लो आप 499 की कोई चॉकलेट खरीद रहे हो, उस पे ऑलरेडी 18% का जीएसटी लग चुका होता है, यानी कि 90 रुपीज। ये 90 रुपीज डायरेक्टली सरकार के पास एज ए इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में चला जाता है। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम सरकार के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। इसमें सरकार किसी पे बिना इनकम टैक्स लगाए पैसे कमाती है, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज या फिर एसेट्स के प्रॉफिट्स, जैसे कि LIC हो गई, SBI हो गई, ONDC हो गई।
इन सब के अर्निंग्स और प्रॉफिट्स की वजह से सरकार पैसे कमाती है। कभी कभार ये कंपनीज बिक भी जाती है। फिर बात आती है डिविडेंड और इंटरेस्ट की। सरकार जो लोन देती है उस पे इंटरेस्ट भी तो कमाती है, फिर ये इंटरेस्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट बन जाता है। और सबसे आखिर में आता है फीस एंड फाइन्स, जैसे कि पासपोर्ट बनाने के लिए लगने वाली फीस हो गई, ट्रैफिक चालान्स हो गए, या फिर कोर्ट में लगने वाली पेनल्टीज हो गई। ये सब भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा होता है। एंड सबसे आखिर में आता है ग्रांट्स इन एड एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। कभी कभी सरकार को दूसरे सोर्सेज से भी पैसा मिल जाता है, जैसे कि इंटरनेशनल एड जो कि वर्ल्ड बैंक और IMF से मिलता है, पर फिलहाल इसकी जरूरत हमें ना के बराबर ही है। फिर आते हैं स्टेट टू सेंटर ग्रांट्स, जिसमें स्टेट अपने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा सेंटर को दे देती है, जिसे कॉन्ट्रीब्यूशंस में गिना जाता है। पर ये तो हो गया जो गवर्नमेंट पैसा कमाती है उस चीज का। पर गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है, जो ऑलमोस्ट इस साल के लिए 15 लाख करोड़ का है, वो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? ये जो ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ रुपीस का फिस्कल डेफिसिट है, ये सरकार कर्जा यानी कि डेट के रूप में मैनेज करती है। आप ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पॉज करके रीड कर सकते हो कि मोटा मोटा सरकार ये सारा पैसा कहाँ से ला रही है और हमारा पेट पाल रही है। इस डेट को लेकर भी एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि हमारी सरकार के ऊपर का टोटल लोन मार्च 2026 में 196 लाख करोड़ रुपीस का हो जाएगा, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है। बट ऑन द अदर साइड गुड न्यूज ये है कि इसमें से ऑलमोस्ट 190 लाख करोड़ डेट इंटरनल डेट है और बस 6 लाख करोड़ का एक्सटर्नल डेट है। पर खैर कर्जा तो कर्जा ही होता है, चाहे वो हमें चाचा दे या फिर साहूकार से हम ले, हमें कभी ना कभी तो उसे रीपेमेंट करना ही पड़ता है। अब आप ही सोचो, जो सरकार पहले ही इतने ज्यादा कर्जे में है, वो इस 1 लाख करोड़ का इस्तेमाल कहाँ नहीं कर पाती। मैं बताता हूँ, हम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को बस 4000 करोड़ ही असाइन करते हैं, पर एक्सपेक्ट करते हैं कि ओलंपिक्स में हमें गोल्ड मेडल मिले। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को हम बस 3500 करोड़ ही देते हैं, जिसके बारे में हम पूछते भी नहीं कि हमारी हवा इतनी पॉल्यूटेड क्यों है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम बस 6100 करोड़ ही देते हैं। अगर ये 1 लाख करोड़ का पैसा सरकार के पास रहता तो हम इन सब में कुछ और इन्वेस्टमेंट भी देख सकते थे। बट अगेन, ये 1 लाख करोड़ भी अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर देते, फिर भी बिकॉज ऑफ करप्शन ये पैसा ग्राउंड लेवल पर लोगों तक पहुंच पाए, इसकी गारंटी ना के बराबर है। इसीलिए मेरे हिसाब से जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। एटलीस्ट मिडिल क्लास इन बचे हुए पैसों से फर्स्ट क्लास की टिकट तो खरीद पाए। अगर एक घर में 2 लोग भी 12-12 लाख रुपए कमा रहे हो, यानी कि 24 लाख पर 0 रुपीज टैक्स लगेगा, ये सुनकर ही दिल को कितना सुकून मिलता है। हाँ, ये अलग बात है कि 12 लाख कमाने वाली लड़की 12 लाख ही कमाने वाले लड़के से शादी करे, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम ही है। बट एनीवे, अगर सरकार को पैसे बचाने भी है, तब भी फ्रीबीज बांटने कम करने चाहिए और वहाँ से पैसे बचाने चाहिए, ना कि हम जैसे आम लोगों पर टैक्स लगाकर वहाँ से पैसे कमाने चाहिए। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो आपको ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला वीडियो भी पसंद आएगा, जिसपे मैंने पाकिस्तान और ICC के क्रिकेटिंग हिस्ट्री के बारे में बात की है। और इस वाले वीडियो में मैंने पाकिस्तान के साइड के मीडिया ओपिनियंस को भी आंसर किया है। तो आप इस वाले वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको उसी वाले वीडियो में मिलता हूँ। बाय।